यस। अब अपन बात करने वाले हैं, कल से थोड़ा सा आगे अपन देख रहे थे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विशेषताएं। बेसिकली 12th क्लास का जो पहला चैप्टर था उसको अपन इंडिकेट कर रहे थे यहाँ पे। अपन देख रहे थे यहाँ लैंगिक जनन की आवश्यकताएं, लैंगिक जनन की आवश्यकताएं, जनन की आवश्यकताएं या विशेषताएं, आवश्यकताएं या बेटा विशेषताएं, या क्या बोल सकते हैं विशेषताएं, विशेषताएं, लैंगिक जनन की आवश्यकताएं और विशेषताएं। इसमें अपने पास में बहुत सारे टॉपिक थे, उसमें सबसे पहले अपन ने जनक को कंसल्ट किया था। जनक के बारे में आपको बताया था कि नर और मादा की आवश्यकता होती है, नर व मादा की आवश्यकता होती है। मैंने मोनोसेक्सुअल के बारे में भी बात की थी, बाइसेक्सुअल या डाइसेक्सुअल के बारे में भी बात की थी। मोनोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, एक लिंगी, और डाई या बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी होता है। मोनोमॉर्फिज्म और डाइमॉर्फिज्म की भी बात हुई थी। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, एक रूपता, और डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, द्विरूपता। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को यह भी बताया था कि जो मानव होता है, मानव कैसा होता है, मानव के बारे में बताया था। मानव कैसा होता है, एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है, और लैंगिक द्विरूपता रहता है। यानी मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल होता है और लैंगिक द्विरूपता रखता है। बेटा क्या रखता है, लैंगिक द्विरूपता। द्विरूपता डाइमॉर्फ, द्विरूपता, रूपता का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होती है ना, मॉर्फोलॉजी से बना मॉर्फिज्म है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाह्य संरचना या बाह्य आकार की। और लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये तो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड आ गया, ठीक है ना। और डाइमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं, तो इसे बोलेंगे मोनोसेक्सुअल और डाइमॉर्फिज्म। मानव क्या होता था, केचुए का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। केचुए में क्या बताया था आपको, ये इंपॉर्टेंट भी था। केचुए में क्या बताया था, केचुए में बताया था ये कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। कैसा होता है, ये द्विलिंगी होता है। प्लस यहाँ पे क्या रहती है, लैंगिक एक रूपता, लैंगिक एक रूपता रहती है, एक रूपता देखने को मिलती है, लैंगिक एक रूपता देखने को मिलती है। क्योंकि नर और मादा का शरीर कैसा होता है, एक जैसा ही होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक एक रूपता। और द्विलिंगी ऐसे क्योंकि नर और मादा एक ही बॉडी में होता है, इसलिए बोलते हैं उसे द्विलिंगी। और जिनके शरीर में एक ही लिंग होता है, बताया था आपको एक लिंगी, और जिनके शरीर में दोनों लिंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। तो जनक की यहाँ पे बात हो गई थी, ये वाली बात पूरी थी। उसके बाद में अपने यहाँ पे कौन सा चल रहा था, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा पॉइंट था अपना बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, अक्सर बोलता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। क्या बताता रहा हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन दुनिया में बना ही केवल किसके लिए है, युग्मक निर्माण करने के लिए। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कंसल्ट कर देता हूँ कि होता कब है, युग्मक निर्माण के लिए, युग्मक निर्माण करने के लिए इसका यूज होता है। युग्मक निर्माण करने के लिए क्यों होता है, क्या जरूरत है, गुणसूत्रों की नियमितता बनाए रखने के लिए। संतति में, संतति में ये गोल्डन पॉइंट है बेटा, संतति में गुणसूत्रों की, गुणसूत्रों की नियमितता बनाए रखने के लिए, रेगुलरिटी बोलते हैं इंग्लिश में, नियमितता, नियमितता रखने के लिए, रेगुलरिटी रखने के लिए, क्रोमोसोमल रेगुलरिटी के लिए, गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। और कौन सा आ गया इसमें, अर्धसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन की शर्त क्या है, ये 2n सेल में ही होता है, द्विगुणित कोशिका में, सेल में ही होता है, में ही होता है। अगुणित कोशिका यानी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता। जो अर्धसूत्री विभाजन है वो केवल द्विगुणित कोशिका में होता है, अगुणित कोशिका में नहीं होता। 2n का मतलब 2n का मतलब 2n सेल का मतलब क्या होता है, द्विगुणित, डिप्लॉइड, द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका में ही होता है, अगुणित कोशिका में नहीं होता। सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है, 1 से 4 बनती है। और यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा, क्या रहेगा, अंडाणु निर्माण की क्रियाविधि, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली, ये बेसिक पॉइंट्स है इसके। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन यहाँ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो युग्मक निर्माण करने के लिए चलता है, और यहाँ संतति में गुणसूत्रों की नियमितता। ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको मैं और बताता हूँ। नियमितता कैसे, कि सोचो कि एक नर है और एक क्या है, मादा, मेल और फीमेल, ये चिन्ह बना रहा हूं मैं, ये नर का और ये मादा का चिन्ह है। इससे मान लो गुणसूत्र कितने हैं, 46 बोले तो 2n, ठीक है। और यहाँ पे भी गुणसूत्र कितने हैं, 46 बोले तो क्या है, 2n। सपोज दैट कि अगर इसमें आप ये सब सोच सकते हो कि इसमें अगर मियोसिस नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ,
तो क्या रहेगा इसमें, यानी बनने वाली अगर दो कोशिकाएं होंगी, समसूत्री विभाजन हुआ तो समसूत्री से क्या हो जाएगी 46 और यहाँ पे भी 46, यानी जहां पे जो शुक्राणु बना है तो इस शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होंगे 46, और यहाँ पे जो अंडाणु बना है इस अंडाणु में भी कितने रहेंगे 46, किसमें रहेंगे अंडाणु में। अगर इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर इसका निषेचन होगा तो संतति की हालत खराब हो जाएगी बेटा। संतति में कितने गुणसूत्र रहेंगे 46 और 46 कितने हो गए 92 हो गए क्या, 92 हो गए क्या, 92 गुणसूत्र हो गए। अब 92 गुणसूत्रों वाली संतति कैसी होगी, मानव में तो कितने गुणसूत्र होंगे 46 होंगे, तो 46 और 46 92 होंगे, ये तो हाथ दो डबल हर चीज डबल होगी। जैसे मान लो कि एक बात करें कि होता क्या, जैसे मान लो कि एक जीन यहाँ से आ रही तो यहाँ से जीन जोड़ी के रूप में जैसे हाथ का निर्माण करने वाली जीन है, माना कि हाथ का निर्माण करने वाली है, तो इसमें कितने हैं 2 जीन है, मतलब 2 हाथ का निर्माण हो रहा है, और इधर भी क्या 2 जीन है, यानी 2 हाथ का निर्माण हो रहा है। यहाँ मिलकर के कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 4, हाथ कितने हो गए बेटा 4, तो बढ़ गया यहाँ पे चतुर्भुज बढ़ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 हाथ हो गए, यानी एक अबनॉर्मल संतति बन जाएगी। फिर और आगे की पीढ़ी में जाएंगे, अगर इस संतति का किसी से विवाह करवा देंगे तो और 46 और जुड़ जाएंगे। सोचो कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक रेगुलर या नियमित नहीं बनी रहेगी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, तो ये क्या आ जाएगी, ये डिफॉल्टिंग आ जाएगी, ये आपको दिखाई दे रही है क्या है डिफॉल्टिंग। अब राइट बात कौन सी होगी, राइट ये होगी कि अगर नर के, ठीक है ना, नर और मादा, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन का क्या क्या योगदान है ये देखना, इसमें क्या है 46, ठीक है ना, 46 की कंडीशन 2n, बेटा इसमें भी क्या है 46 और 46 की कंडीशन क्या है 2n। अब होगा क्या कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें कितने हो जाएंगे 23 और इसमें भी कितने हो जाएंगे 23, और यहाँ पे भी अर्धसूत्री विभाजन होगा अंडाणु निर्माण में, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 23 और इसमें भी कितने हो जाएंगे 23, तो ये दिक्कत आएगा यहाँ पे। अब होगा क्या कि ये 23 और ये 23, ये 23 और ये 23 जब संतति में जाएंगे, ठीक है ना, ये तो युग्मक हो गए, गैमेट्स हो गए, युग्मकों की कंडीशन देख लो, ये n है और ये ऊपर वाले क्या है 2n, और ये भी कैसा है n है। वापस संतति कैसी हो जाएगी, अगर संतति में देखे जाए तो संतति कैसी रहेगी बेटा, n और n से क्या हो जाएगी 2n, गुणसूत्र 3 और 3 कितने हो गए 6 और 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी वापस कितने हो गए 46, यानी जनक में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 है और संतति में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 46 है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो इस कारण से ये राइट चीज है, इस कारण से अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है। आपसे ये कहते हैं कि समसूत्री, यहाँ पे समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण बताया मैंने, विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देखो नीट में केस भी लिए जा सकते हैं कि मान लो कि समसूत्री से युग्मक निर्माण क्यों नहीं होते, या मानव में समसूत्री से युग्मक निर्माण होगा तो क्या हो जाएगा, स्थिति आपके सामने है, चतुर्भुज बन करके घूमता रहेगा गजवा, ठीक है ना, स्थिति आपके सामने है। और यहाँ पे है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण या संतति निर्माण, युग्मक निर्माण बोल सकते हैं या संतति निर्माण बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री विभाजन क्यों आवश्यकता है, गुणसूत्रों संतति में गुणसूत्रों की संख्या नियमित बनी रहती है, और ये वाला क्या है बेटा सही है, ये वाला क्या है सही तरीका, और ये वाला क्या है गलत तरीका, क्योंकि इसमें क्या चल रहा है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन इसलिए नहीं होता है, तो बात समझ में आएगी, क्योंकि समसूत्री विभाजन में हो गए तो 46 युग्मक में प्रत्येक युग्मक 46 और संतति में गुणसूत्रों की संख्या 92, और फिर आगे वाली पीढ़ी में जाएंगे तो 92 में और 46 जुड़ जाएंगे, फिर आगे वाले में जाएंगे तो और उसमें जुड़ जाएंगे और ऐड होते जाएंगे, और तो प्रत्येक संतति में गुणसूत्र की संख्या तो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि उसमें अंकों की संख्या जैसे 2 है, 2 की जगह 4 आ रही है, 8 आ रही है, 16 आ रही है। ऐसे प्राणी भी आपने मतलब नहीं देखे होंगे, आपने जरूर वो 9 एक्सम वाला, वो 3 आंखों वाला जरूर देखा होगा मींड का, ठीक है ना, और तो आपने कुछ देखा नहीं होगा 3 आंखों का। हाँ, शंकर भगवान की भी होती है, वो बात अलग है, त्रिनेत्र गणेश जी भी क्या स्वामी माधवपुर में, वो बात भी अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या का, गुणसूत्रों की नियमितता या गुणसूत्रों की संख्या की नियमन, संख्या भी लिख सकते हो तो और अच्छा जाएगा, गुणसूत्रों की संख्या का नियमन करने के लिए या उसकी नियमितता बनाए रखने के लिए, द रेगुलेशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेगुलेशन के लिए, यानी गुणसूत्रों की संख्या नियमन करने के लिए क्या जरूरी है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन है जरूरी है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन इसलिए जरूरी है। तो अर्धसूत्री विभाजन पहला पॉइंट आपका क्लियर था, ठीक है ना, कि लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता क्यों होती है वो क्लियर हो गया था, और कैसे होते हैं नर और मादा।
यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है, या अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक निर्माण क्यों होते हैं। समसूत्री से हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा देख ले चतुर्भुज बन जाएगा, और अर्धसूत्री से होगा तो जनक, जैसे जनक में 46 है संतति में भी क्या आ जाएंगे 46। अब अगला जो अपना तीसरा पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, तीसरा पॉइंट रहेगा युग्मक। क्या रहेगा, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण रहेगा। युग्मक निर्माण को कंसल्ट करूं, आप इसका क्या मान लो, स्क्रीनशॉट मान लो जल्दी से। यस, तो फिर आगे देखते हैं अपन ये वाला युग्मक निर्माण की आवश्यकता है। युग्मक निर्माण क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ डेफिनेशन समझनी पड़ेगी अपन को युग्मक की। युग्मक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी होता है। तो होती है अगुणित जनन कोशिका को जनरली क्या बोलते हैं, अगुणित, सब जगह लागू नहीं होती है लेकिन जनरली मानते हैं अगुणित जो जनन कोशिका होगी, जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। अगुणित जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। यानी हैप्लॉइड जर्म सेल को क्या, ये हैप्लॉइड जर्म सेल को क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे, गैमेट्स बोलेंगे। अब युग्मक होते बनते किससे हैं, युग्मकों का निर्माण किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से। किससे होता है युग्मक का निर्माण, सामान्यतः, ठीक है ना, समसूत्री से भी होता है, सामान्यतः किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है और अर्धसूत्री विभाजन भी आवश्यक है। और युग्मक क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से क्या हो जाते हैं, आधे नर से आते हैं, आधे लैंगिक जनन में नर व मादा से आधे आधे गुणसूत्र आते हैं, आधे आधे गुणसूत्र, आधे आधे क्या आएंगे, गुणसूत्र आएंगे या जीन आएंगे, एक ही बात है बेटा, आनुवंशिक पदार्थ बोलते बोले कोई दिक्कत नहीं, गुणसूत्र आधे आधे गुणसूत्र आएंगे। किस में आएंगे, युग्मकों में, ठीक है ना। और इसमें ये भी बनेगा नर युग्मक, यहाँ पे क्या गला है, नर युग्मक, और यहाँ पे मादा युग्मक, ठीक है ना। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, लिंगता के आधार पर दो प्रकार के हैं। और नर में भी आपको पता होगा पादप के और प्राणी के, एक तो पादप के नर युग्मक, एक प्राणी के नर युग्मक, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्राणी के नर युग्मक, ठीक है। और इसी प्रकार से मादा के भी हो जाएंगे, नर के नहीं, पादप के और प्राणी के, ठीक है ना। ये काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है, बेसिकली वाला। और बेसिकली क्वेश्चन आपको पता है किस तरीके से परेशान करते हैं आपका, मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ, आप लोगों को भी बता दूं कि हार्ड क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अरे जहां आपको पता है यहाँ खड्डा, वहां आप थोड़ी गिरोगे तो वहां जहां आपको पता नहीं है कि यहाँ खड्डा भी है क्या। हार्ड क्वेश्चन को आप आंखें फाड़ करके बड़ी समझदारी के साथ में अभ्यास और दिमाग को एकाग्रचित होकर करते हो तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता। जो इजी क्वेश्चन होता है, लल्लू पंजू क्वेश्चन होता है, उसको आप ये यूं ही सरका देते हो, और वो यूं ही सरका देते हो ना बिना पढ़े ढंग से, वही आपको नुकसानदेह करता है और वही आपके अनसिलेक्शन का कारण बनता है। बाकी तो आपके अनसिलेक्शन का कारण नहीं बनता अगर आपने सजगता के साथ में देखे हो। जैसे यहाँ देखो आप, अब अपन बात करते हैं किसकी, नर युग्मक की। नर युग्मकों में यहाँ बात करते हैं, पादपों में जो नर युग्मक होता है वो नर युग्मक ही होता है, नर युग्मक ही होता है बेटा। और जो प्राणियों में जो होता है नर युग्मक, उसको क्या बोलते हैं, शुक्राणु, या प्राणी नर युग्मक का नाम क्या होता है बेटा, शुक्राणु। और यहाँ मादा युग्मक की बात की जाती है तो मादा युग्मकों में देखो कि पादपों में जो मादा युग्मक होता है उसको बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंडे कोशिका। अंड कोशिका का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एग सेल हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, एग सेल बोल देंगे। बल्कि यहाँ पे हिंदी में अगर बात की जाए इसकी, प्राणी कोशिका, मादा युग्मक, प्राणियों में मादा युग्मक को क्या बोलेंगे, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु, जिसको अंग्रेजी लोग क्या बोल सकते हैं, ओवा या ओवम, ओवा या ओवम, जिसको अपन बोल रहे हैं ओवा या ओवम बोल देंगे, ठीक है ना। इसको एक सेल बोलते हैं, इसको एक सेल नहीं बोलते हैं। तो ये रहता है मतलब प्राणियों। ये तो एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब इसके आगे का देखते हैं कि इसके युग्मक निर्माण की संरचना के आधार पर, ठीक है ना, संरचना के आधार पर युग्मक निर्माण या संरचना के आधार पर युग्मकों के उत्पन्न होने के आधार पर प्राणी देख लो या युग्मकों को देख लो, कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है समयुग्मकी, विषम युग्मकी या असम युग्मकी,
और तीसरा जो रहता है वो कौन सा रहता है, समयुग्मकी, असम युग्मकी और विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। अगर बात करें कि समयुग्मकी होता है, इसको क्या बोलते हैं, समयुग्मकी को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगेमी। क्या बोलते हैं, आइसोगेमी। और इसको क्या बोलेंगे, असम को क्या बोलेंगे, एनआइसोगेमी, एनआइसोगेमी, आइसोगेमी कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, विषम को हीटेरो, क्योंकि हीटेरोगेमी, हीटेरो ये है हीटेरोगेमी। हीटेरो का मतलब भी क्या होता है बेटा, विषम होता है। एनआइसो का मतलब क्या होता है, असम होता है, ठीक है ना। एनआइसो का मतलब क्या होता है, असम होता है। और आइसो का मतलब क्या होता है, सम होता है। और हीटेरो का मतलब क्या होता है, विषम होता है। आगे जो गेमी है वो गैमेट से लिया हुआ है। गेमी का मतलब गैमिट और गेमी, गेमी का मतलब युग्मकी। यहाँ पे भी क्या है, गेमी, तो गेमी का मतलब क्या है, युग्मकी। और यहाँ पे भी गेमी, तो इसका मतलब क्या है, युग्मकी। यानी समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार के प्राणी भी हो सकते हैं, और इनके ऐसे ही क्या होते हैं, युग्मक। अब अपन देखते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक की अगर बात करें। जैसे मान लो कि यहाँ ऊपर की ओर मैं बनाऊंगा कैसे, नर युग्मक, और दूसरा मैं बनाऊंगा यहाँ पे मादा युग्मक, ठीक है ना, मादा युग्मक। मादा का भी मैं चिन्ह बना देता हूँ, ये मादा युग्मक। और दूसरी अपन बात करेंगे नीचे इनके, एक तो करेंगे आकार की बात करेंगे, आकार या यूं कह सकते हैं इसकी शेप, ठीक है ना, शेप हो गई। और दूसरा कौन सा रहेगा, इनका आमाप रहेगा, ठीक है ना, शेप, साइज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, आमाप, माप या आमाप, माप बोल देते हैं, माप, या क्या बोल देंगे इसको, साइज बोल देंगे। इसके आधार पर, क्योंकि इनकी पहचान और परिभाषाएं नीचे वाले शब्दों से होंगी। जैसे समयुग्मकी में जैसे नर को मैंने बनाया तो ये नर का है, और ये कैसा है, ये मादा का। ये मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ आप लोगों के हिसाब से, दिखने के हिसाब से। ये बना दिया, और मैंने ये दूसरा वाला ये बना दिया। ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है। ये दोनों क्या है, सिमिलर। जैसे इसका यहाँ से यहाँ तक का केंद्र से, जैसे ये आर देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक का क्या देगा, आर, तो दोनों का आर क्या है, समान, मतलब त्रिज्या क्या है, समान है। यानी इनका, यानी इसका आकार, आकार कैसा है इनका, गोलाकार, यानी कैसा है, समान है। नर और मादा का आकार भी समान होता है, और इनकी साइज भी क्या रहती है, समान रहती है। आकार कैसा इनका, गोलाकार, गोलाकार, और इसका भी कैसा है, गोलाकार, गोलाकार। ये युग्मक है बेटा, ये नर युग्मक, इनको नर युग्मक कह दे, नर युग्मक। और ये क्या हो जाएगा, मादा युग्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मादा युग्मक हो जाएगा। यानी ये मेल गेमिट हो गया और ये फीमेल गेमिट हो गया। यानी इनका आकार कैसा, दोनों का गोलाकार है। और जैसे मान लो कि ये 1 सेमी का है, जैसे माना कि ये 1 सेमी का, और ये भी क्या है, 1 सेमी का है। यानी दोनों का आकार भी कैसा है, समान, यानी 1 सेमी, ठीक है ना, और 1 सेमी, 1 सेमी। अब देखो कोई दिक्कत है क्या, जो दोनों, जैसे इसका आकार, दोनों का आकार भी कैसा है, गोलाकार, दोनों की साइज, साइज और शेप, शेप तो दोनों का गोलाकार है, साइज कितनी है, 1 सेमी। यानी आकार और माप दोनों क्या है, बराबर है, तो वो क्या कहलाएंगे, समयुग्मकी। यहां से भी ले सकते हो कि ऐसे युग्मक या ऐसे प्राणी जिनके युग्मकों का, ठीक है ना, नर युग्मक और आकार भी समान होता है, और माप भी क्या होता है, समान होता है, क्या कहलाते हैं, समयुग्मकी कहलाते हैं। और वहीं अगर असम की बात की जाए तो असम में क्या होता है, असम में जैसे ऊपर वाला मैं किसका करूंगा, नर का, और नीचे वाला कौन सा रहेगा, मादा का। यहां से देख सकते हो आप लोग, तो ऊपर वाला क्या है, नर का है, तो नर वाला आप लोगों को बताया हुआ है, सब लोग जानते हैं जो मेरे से पढ़ते हैं, छोटा सा, क्यूट सा, स्मार्ट सा, गतिशील, कौन सा होता है बेटा, नर युग्मक होता है। और मोटा सा, ठीक है ना, बेजैसा, आलसी, अगतिशील, कौन सा होता है, मादा युग्मक होता है। तो यहाँ पे भी आपको, अब इनमें क्या देखना है आपको, इनका आकार, तो दोनों का आकार, तो इसका भी कैसा है बेटा, गोलाकार है, इसका आकार कैसा है, गोलाकार है, और इसका भी जो आकार है वो भी कैसा है, गोलाकार है, गोलाकार है। इसका मतलब यहाँ पे आकार वाली लाइन में लूं तो आकार तो दोनों का क्या है, समान है, आकार दोनों का क्या है, समान है। लेकिन अगर मैं साइज वाली बात करूं, इसकी साइज करूं, तो साइज क्या हो जाएगी इनकी, असमान है। कैसी है ये, असमान है। असमान कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लिया ये 1 सेमी का है, तो ये कितने का है, ये
2 सेमी का है, यानी आकार क्या हो गया, भिन्न हो गया। यानी ये कैसा है, छोटा है, ये कैसा है, छोटा है, तो ये कैसा है, बड़ा है। यानी ऐसे युग्मक जिनमें आकार तो क्या होता है दोनों का समान, नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार तो समान होता है, बोले तो गोलाकार होता है, लेकिन माप कैसी है, असमान है, बोले तो 1 सेमी 2 सेमी, बोले तो नर युग्मक छोटा और मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा। क्या कहलाते हैं, वो असम युग्मकी कहलाते हैं। और तीसरा कौन सा रहता है, विषम युग्मकी का कॉन्सेप्ट रहता है। विषम युग्मकी वाले में क्या होता है कि जैसे ऊपर वाला किसका होगा, नर का, नीचे वाला कौन सा होगा, मादा। जैसे मैंने नर का बनाया, ये नर युग्मक बना दिया मैंने, ठीक है ना, ये क्या बना दिया, नर युग्मक कैसा आकार का, और ये जो है ये मैंने बना दिया मादा युग्मक, ठीक है ना। नर युग्मक किस आकार का है, जैसे ये कैसा है, स्पून लाइक है, चमचाकार है, चमचा आकार, यानी स्पून लाइक स्ट्रक्चर, यानी चम्मच के आकार, और ये कैसा है, ये गोलाकार है, गोलाकार है। इसका मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट से चले तो इस कॉन्सेप्ट से चले कि इसका आकार कैसा होगा, तो आकार कैसा होगा, दोनों का आकार कैसा होगा, यानी इनका अगर आकार देखा जाए तो आकार भी कैसा रहेगा, भिन्न रहेगा, आकार भी क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। और दूसरा क्या देखा जाए, साइज देखा जाए, यानी माप देखा जाए, इन दोनों का माप भी कैसा रहेगा, इन दोनों का क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। भिन्न कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो कैसा है, ये छोटा है, कैसा है, छोटा है, और ये कैसा है बेटा, बड़ा है। तो ये ऐसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो अलग से मैं लिख देता हूं इसके लिए भी, ठीक है ना। इनका भी रहेगा आकार रहेगा, आकार कैसा रहेगा, समान रहेगा दोनों का, लेकिन जो माप रहेगा वो कैसा रहेगा, भिन्न रहेगा। और यहाँ दोनों ही चीजें समान है, देखो तो सही, इसमें जो समयुग्मकी है उसमें आकार और माप दोनों ऐसे युग्मक है जिनमें नर और मादा युग्मक का आकार भी समान और माप भी समान होता है, क्या कहलाते हैं, समयुग्मक। सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे प्राणी जिनके नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार व माप दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समयुग्मकी। क्या कहलाते हैं, समयुग्मकी। और असमयुग्मकी में आप क्या दोगे कि ऐसे प्राणी जिनमें क्या होता है, जिनके युग्मकों, नर युग्मक तो कैसा होता है, छोटे आकार का और छोटे माप का, और ये कैसा होता है, मादा युग्मक बड़े माप का होता है, यानी जिनका माप तो क्या होता है, भिन्न, और जिनके आकार यानी जिनके आकृति, ठीक है ना, आकृति कैसी रहती है, समान रहती है। आकार, या जिसको आकृति में बोल दूं, आकार या आकृति में कर दूं, ठीक है ना, शेप जिसको बोल दूं, वो क्या हो जाएगी, समान रहेगी। तो ये इस तरीके के हो जाएंगे। और दूसरा ये रहता है विषम युग्मकी। विषम युग्मक ऐसे युग्मक या ऐसे प्राणी जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक भिन्न भिन्न आकार व माप के होते हैं, क्या कहलाते हैं, विषम युग्मकी कहलाते हैं। तो आप लोग इसका मतलब थोड़े से समय के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसको और ढंग से समझ लो, ठीक है ना। यानी जो लैंगिक जनन की मैंने क्या बताई थी, लैंगिक जनन की आवश्यकताएं या विशेषताएं बताई थी। इसमें फर्स्ट थी जनकों वाली बताई थी, नर व मादा वाली। और नर और मादा में मैंने क्या बताया था, नर और मादा का, जिनके एकलिंगी और द्विलिंगी, ठीक है। द्विलिंगी को जनरली उभयलिंगी भी बोल देते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक है, जल्दी से बता दो भाई, अर्धसूत्री विभाजन क्यों आवश्यक है, युग्मक निर्माण करने के लिए, गुणसूत्रों की नियमितता बनाए रखने के लिए। और अर्धसूत्री विभाजन हमेशा किसमें होता है, द्विगुणित कोशिका में होता है, ठीक है ना। और नर और मादा यहाँ पे जनांगों की या युग्मकों की आवश्यकता होती है। फिर युग्मक क्या चीज होती है, युग्मक निर्माण, ठीक है ना। युग्मक फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी या गैमेट फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये युग्मक निर्माण सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन से होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या आते हैं, आधे गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र किस में आते हैं, संतति में आते हैं, ठीक है ना। किससे, नर व मादा युग्मक से आधे गुणसूत्र संतति में आते हैं, यानी आधे गुणसूत्र नर युग्मक से आते हैं और आधे गुणसूत्र किससे आते हैं, मादा युग्मक, और संतति में क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। अब नर युग्मक कौन से होते हैं, पादपों में नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक की अगर बात करें नर युग्मक, तो पादपों में नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक ही होता है। और प्राणियों में नर युग्मक क्या कौन सा होता है, शुक्राणु होता है। वही अगर मादा युग्मक की बात की जाए तो पादपों में मादा युग्मक का नाम क्या होता है, अंड कोशिका, यानी एक सेल होती है। और प्राणियों में मादा युग्मक का क्या नाम होता है, अंडाणु, ओवा, या किसको क्या बोल सकते हैं,
ओवम बोल सकते हैं। और अब मैंने संरचना क्या, इसकी परिभाषा में दे चुका हूं, अगुणित जनन कोशिका, अगुणित जनन कोशिका, अगुणित जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, अगुणित जनन कोशिका। और बीजाणु की परिभाषा भी दी हुई होगी आपको, क्या होती है बताना, देखिए एक बार कमेंट करके बताना कि बीजाणु की परिभाषा क्या होती है। हाँ, तो बीजाणु की परिभाषा आप लोग बता दो कि अगुणित जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, युग्मक। संरचना के आधार पर या आकार के आधार पर इन प्राणी को 3 भागों में बांटा हुआ है। समयुग्मकी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोगेमी, यानी ऐसे प्राणी जिनके मतलब जिनकी साइज और शेप दोनों ही क्या होती है, साइज व शेप, इंग्लिश टर्म्स ध्यान दो, साइज और शेप दोनों क्या होती है, समान होती है। बता भी रखा है समान होती है, जैसे मान लो इन दोनों की कैसी है, गोलाकार गोलाकार, और इनकी जो साइज होती है वो भी क्या है, 1-1 सेमी, और शेप भी क्या है, राउंड राउंड। तो ये रहती है जिनकी साइज और शेप दोनों की क्या रहती है, समान रहती है, वो तो क्या कहलाते हैं, समयुग्मकी। और दूसरे रहते हैं असमयुग्मकी, ये जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनाइसोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाइसोगेमी। इनमें क्या रहता है, इनमें नर युग्मक तो कैसा रहता है, जनरली छोटा रहता है, और मादा युग्मक कैसा रहता है, जनरली बड़ा रहता है। और आकार दोनों का, जिनकी क्या होती है, शेप तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन साइज क्या होती है, भिन्न होती है। शेप तो दोनों की राउंड राउंड है, गोलाकार गोलाकार है, लेकिन इनकी साइज क्या है, 1 सेमी और 2 सेमी, तो साइज क्या होती है, अलग अलग। क्या कहलाते हैं, असमयुग्मकी कहलाते हैं। और तीसरा रहता है कौन सा, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी को क्या बोलते हैं, हेटेरोगेमी, या हेटेरोगेमस जिनको बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ये कैसे होते हैं, जैसे मान लो कि नर युग्मक कैसा है, चमचाकार है, और कैसा है, छोटा है, और मादा युग्मक यहाँ पे कैसा है, गोलाकार है, और ये बड़ा है। यानी ऐसे गैमेट जो क्या होते हैं, दोनों का साइज और शेप, ठीक है ना, ये तो रहती है कैसे, शेप रहती है, और ये कैसी रहती है, साइज रहती है, दोनों ही कैसी रहती है, भिन्न रहती है, साइज और शेप दोनों ही क्या होती है, भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं, विषम युग्मकी कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका अगर उदाहरण दो तो इसका तो उदाहरण डायरेक्टली आप दे सकते हो, जैसे क्लेमाइडोमोनास ही दे दो, क्लेमाइडोमोनास दे दो, क्लेमाइडोमोनास नाम सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास का शिवालो में सुना है, किसमें सुना है, क्लेमाइडोमोनास का। और यहाँ पे अगर बात करें तो फ्यूकस कवक होता है क्या, फ्यूकस नाम सुना हो तो इसका, फ्यूकस। और इसके में अगर उदाहरण देना चाहिए, ये तो हो गया समयुग्मकी में, तो क्या दिया मैंने, क्लेमाइडोमोनास, क्या दिया मैंने, क्लेमाइडोमोनास। और असमयुग्मकी में क्या दिया मैंने, फ्यूकस दिया है। और विषम युग्मकी में मैंने एग्जांपल किसको ले लिया, जनरली मानव को ले लेता हूं, क्योंकि आपके मानव ज्यादा चलता है, तो ये ले लिया हमने मानव का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको पूरा कंप्लीटली पता होना चाहिए कि अनुसूत्री विभाजन नर व मादा में गुणसूत्र क्या होते हैं, आधे आते संतति में। और ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आपके सही गैमेट से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी, क्योंकि गैमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो मैंने यहाँ पे सोल्व कर दी है। अब अगला जो अपना पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट, युग्मक के बाद में का पॉइंट क्या है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो अपन निषेचन तक पहुंचेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इंतजार करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेंढक में जनन किस तरीके से होता है, या मेंढक में निषेचन या संभोग किस तरीके से करते हैं, मेंढक और मेंढकी की बातें भी होगी अपने यहाँ पे।